वर्णगुम्फ रीति का भेदक तत्व के रूप में वर्णगुम्फ को स्वीकारने वाले आचार्य मम्मट हैं, जिन्होंने परंपरागत 10 गुणों के स्थान पर केवल माधुर्य, ओज एवं प्रसाद को ही मान्यता दी है। शेष गुणों का अंतर्भाव इन्हीं में माना है। इन गुणों के व्यंजक वर्णों की उन्होंने संक्षिप्त मीमांसा की है तथा उन वर्णों से व्यंजित गुण और गुण से संबंध वृत्ति का तारतम्य दिखाया है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ अन्यत्र वर्णों से युक्त स्पर्श व्यंजन, ह्रस्वरेफ, अल्प समास या समास रहित पद माधुर्य व्यंजक होते हैं, और जहाँ इस माधुर्य गुण का प्रयोग होता है वहाँ उपनागरिका वृत्ति होती है। इसे ही वैदर्भ रीति कहा जाता है। इसे अगर सरल शब्दों में हम समझने हेतु यह कह सकते हैं कि निम्न सारणी का अवलोकनात् कर हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। टा वर्ग के अतिरिक्त शेष वर्णों का अनत्य वर्ण के साथ संयोग ह्रस्वरेफ, असमास या अल्प समास के गुण के रूप में माधुर्य वृत्ति के लिए उपनागरिका और रीत के रूप में वैदर्भी है। वर्ण के प्रथम तथा तृतीय का द्वितीय एवं चतुर्थ के साथ संयोग संयुक्ताक्षरों में रेफ का योग्य द्वितीय प्रयोग टावण दीर्घ समास उद्धत रचना के गुण के रूप में ओज वृत्ति के लिए पुरुषा और रीत के रूप में गौणी है। वर्ण योजन ना कोमल और ना कठोर अर्थ की सुबोधता एवं सहजता के गुण के रूप में प्रसाद वृत्ति के लिए कोमलता और रीत के रूप में पांचाल है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि मम्मट के उक्त विवेचन में समास को भी स्थान मिला है, तथापि प्रधानता वर्णगुम्फ की ही रही है। मम्मट वर्णों में रहने वाले रस विषयक व्यापार को ही वृत्ति मानते हैं और उसे ही रीति से अभिन्न घोषित भी करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि मम्मट के इस वर्णगुम्फ को विश्वनाथ का भी समर्थन प्राप्त है। रीति सिद्धांत की समीक्षा करते हुए हम यह कह सकते हैं कि वामन ने जिस रीत तत्व को काव्य की आत्मा घोषित कहा है वह परवर्ती काव्यशास्त्र में काव्यात्मा के रूप में स्वीकृत नहीं हो सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि वामन के टीकाकार गोपेंद्र टिप्पू भोपाल को छोड़कर भारतीय काव्यशास्त्र की विशाल परंपरा में केवल एक अप्रतिष्ठित आचार्य अमृतानंद योगी ने ही अपने ग्रंथ अलंकार संग्रह में रीत का आत्मत्व प्रदर्शित करते हुए लिखा है रीत रकारात्मत्व काव्यस्य। हम यहाँ यह भी कह सकते हैं कि शेष सभी आचार्यों ने उसके आत्मत्व का खंडन भी किया। साथ ही समस्त शब्द एवं अर्थगत सौंदर्य से परिपूर्ण पद योजना से वह रस की उपकारक एवं अंग संस्थान मात्र बनकर रह गई। यहाँ मैं यह बताना आवश्यक समझता हूँ कि रीति के इस महत्व पतन में उसके स्वरूप का बहुत बड़ा हाथ है। रीत अंतरंग तत्वों से संबंध रखते हुए भी मुख्यतः वर्णन शैली ही बनी रही। वर्णन शैली की उपेक्षा या अपेक्षा वर्ण का महत्व सदैव अधिक रहता है। यहाँ यह भी बताना आवश्यक है कि आनंदवर्धन ने रीत के बाद ध्वनि की स्थापना की तथा उसमें रस को विशेष महत्व दिया। दृश्य काव्य में रस की सत्ता पहले ही स्वीकृत हो चुकी थी, अब श्रव्य में भी उसका महत्व माना जाने लगा। विभव, अनुभव एवं संचारी में सभी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रही। एक दो के उपस्थित होने पर भी शेष की व्यंजना द्वारा कल्पना मान ली गई। इस प्रकार रस की परिभाषा तथा क्षेत्र को व्यापक मानते हुए रसध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया गया। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि वर्णन शैली की अपेक्षा वर्ण का महत्व सदैव अधिक रहता है, अतः रीत का आत्मत्व छिन गया और ध्वनि काव्य की आत्मा घोषित कर दी गई। अगले वीडियो में इसी विषय पर और चर्चा करेंगे।